Concept Education. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पीछे हम लोगों ने मॉसफेट को देख लिया। मॉसफेट में पी चैनल है, एन चैनल है। आपको हर चीज़ पलट देनी है तो एन चैनल से पी चैनल बन जाएगा, पी चैनल से एन चैनल बन जाएगा। बस खाली उसकी जो डोपिंग लेवल है उसको रिवर्स कर देंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा सिंबल्स पे आ जाते हैं कि अलग अलग सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। आज इसको हम लोग देखते हैं। तो ये आपके सिंबल्स हैं, फिगर बना हुआ है। इसमें जो जेफेट वाले होते हैं उन मॉसफेट को हम लोग इस पहले फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा फिगर है ये जेफेट का है। जेफेट जो पहला फिगर हमारा है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का है। ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल आपका ड्रेन होगा, ये ऊपर वाला ड्रेन है, नीचे वाला ये सोर्स है और तीसरा टर्मिनल हमारा गेट है। अगर करंट हमारी इसमें गेट टर्मिनल से अंदर की ओर जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन है। अगर करंट हमारे अंदर की ओर जा रही है तो ये आपका कहलाएगा एन चैनल। दिस विल बी नोन एज एन चैनल। ये डिप्लोमा लेवल पे या आईटीआई लेवल पे ये क्वेश्चन जनरली बहुत पूछे जाते हैं। सिंबल दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे है क्या। तो इनिशियल स्टेज होती है तो आपको ये मालूम हो गया, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। और अगर ये करंट बाहर की ओर जा रही है, ये बाहर की ओर है सिंबल, अगर ये बाहर की ओर जा रही है तो ये हो गया पी चैनल। इस तरीके का जो सिंबल होगा जिसमें कोई भी हमारे बीच में गैपिंग नहीं है, दिस इज नोन एज द जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये लिखा हुआ है, दिस विल बी नोन एज जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये एन चैनल हो गया और ये पी चैनल हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट। ये जो सेकंड फिगर हमारा ये बना हुआ है, दिस इज नोन एज द एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट। मॉसफेट हमारे दो तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा। पहला एनहेंसमेंट मोड होता है और दूसरा हमारा डिप्लेशन मोड होता है। तो एनहेंसमेंट मोड में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एनहेंसमेंट मोड में बीच में चैनल को ब्रेक किया जाएगा। 1 2 3। पहला वाला ड्रेन बना दीजिए, दूसरा वाला सोर्स बना दीजिए और जो तीसरा वाला है उसको यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो हो जाएगा दिस विल बी द गेट। ये गेट होता है, तीसरा टर्मिनल गेट हो गया। तो बीच में यहाँ ब्रेकिंग दिखानी है। ब्रेकिंग इस वजह से दिखाई जाती है क्योंकि इन्हेंसमेंट मोड में चैनल आप बिल्डअप नहीं करते हैं, चैनल इन्हेंस हो जाता है। अगर उसके डायग्राम को आपने थोड़ा सा याद किया हो, देखा हो, तो उसमें पी और एन के बीच में, यानी ये जो डोपिंग लेवल है डी और एस के बीच में, ड्रेन टू सोर्स के बीच में हम लोगों का जो चैनल है वो चैनल हम लोग यहाँ बनाते नहीं हैं। ये चैनल यहाँ पर इनबिल्ट हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये गैप दिखाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली जो भी सिंबल हमें करंट का देते हैं वो हम लोग गेट से नहीं देते हैं। यहाँ पर गेट का काम जो है वो करंट बिल्कुल भी देना नहीं है। बीच में SiO2 की लेयर भी होती है। यहाँ पर ये जो गैप है दिस इज द लेयरिंग। ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये जो गैप है, इसको उससे भर देते हैं थोड़ा। ये जो गैप है ये आपका SiO2 जो आपका होता है, बीच में लेयर होती है, उसकी ये गैपिंग है। ठीक है। और इसमें जो सिंबल में एन चैनल बनाने के लिए इसमें एरो आपको सोर्स से जो अंदर की ओर जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, सोर्स से अंदर की ओर जो जा रहा है, इस टर्मिनल पे आपको करंट की डायरेक्शन दिखानी है। तो ये अगर अंदर की ओर जा रहा है तो ये एन चैनल।
n channel enhancement mode MOSFET। और यही अगर बाहर की ओर जा रहा हो, ये 3 आप दिखाएंगे ऐसे, और ये आप दिखाएंगे, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये इससे कनेक्ट, हमेशा सोर्स से ही इसको कनेक्ट करना है। तो अगर बाहर की ओर जा रहा है तो दिस इज नोन एज द P channel, this is P channel, P channel enhancement mode। तो ये आपका हो गया एनहेंसमेंट मोड में मॉसफेट। बीच की जो लेयर है वो किस चीज़ की है? SiO2। बीच में जो लेयर है, जो बीच में गैप दिखाया गया है, दैट इज सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, जो डाइलेक्ट्रिक बीच में होता है उसको दिखाया गया है। बीच में चैनल नहीं बना है, इस वजह से ब्रेकिंग से दिखाया गया है। तो जब भी बीच में ब्रेक आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये एनहेंसमेंट मोड मॉसफेट है। और अगर कंटिन्यू दिखाई दे तो वो डिप्लीशन मोड है। तो तीसरा जो फिगर है उस पर आ जाइए, तो दिस इज द डिप्लीशन मोड। ये डिप्लीशन मोड हमारा मॉसफेट होता है। इसमें जो बीच वाला गैप है, इसमें बीच वाले गैप में अगेन जो है ये आपका वही है, SiO2 की लेयर है, SiO2 ही है ये बीच में दोनों तरफ जो है ये SiO2 है। इसमें भी गैप दिखाया गया, लेकिन इसमें आपका जो चैनल है नीचे वो ऑलरेडी ज्वाइंटेड रहता है। यहाँ पे जो लाइन है वो ज्वाइंट है, ये लाइन आपकी ब्रेक नहीं होती है। तो इसमें आप चैनल ऑलरेडी बना के चलते हैं, डिप्लीशन मोड में हम चैनल को ऑलरेडी बना करके चलते हैं, वहाँ पर गैप नहीं होता है। ड्रेन टू सोर्स के बीच में ऑलरेडी एक चैनल हमारा बना हुआ होता है। तो इसमें देखिए करंट अगर अंदर की ओर है तो वही एन चैनल, और अगर बाहर की ओर है तो पी चैनल। बस ये इसमें अगर ये लाइनें अगर अलग अलग हैं तो एनहेंसमेंट मोड, और अगर कॉन्टिन्यूएशन में लाइन है तो ये डिप्लीशन मोड। तो ये पी चैनल और एन चैनल की ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि किसी को देख करके आप कैसे बताएंगे कि कौन सा हमारा एन चैनल है और कौन सा आपका पी चैनल है। तो ये तो हो गए इसके सिंबल्स की बात। अब हम लोग इसकी लो फ्रीक्वेंसी मॉडल्स को देखते हैं। लो फ्रीक्वेंसी मॉडल पे थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, इसका फिगर यहीं पे ही। देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर हमारा जब होता है तो ट्रांजिस्टर के 2 एनालिसिस होती हैं। एक होता है डीसी एनालिसिस, दूसरी होती है एसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे इस समय इंसान बैठे हुए हैं, लोगों के पास में काम नहीं है, या जो भी वजह है लोग काम कर नहीं रहे हैं या काम नहीं है व्हाट्सएवर, लेकिन वर्किंग में नहीं है, नो वर्किंग। वर्किंग का मतलब क्या हो गया कि क्या खाना नहीं खा रहे हैं, क्या अपने डेली के काम नहीं कर रहे हैं, क्या इधर उधर घूम टहल नहीं रहे हैं, क्या बातें नहीं कर रहे हैं, क्या नॉइस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं बट वर्क नहीं कर रहे हैं। वर्क का मतलब है कि काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं मतलब अर्निंग नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे पैसे उनके आगे कुछ जनरेट हो सकें, जिससे उनको 4 पैसे मिल सकें। तो उसके लिए कोई भी काम नहीं है। कोई खेती किसानी नहीं कर रहे हैं जिससे फसल पैदा हो रही हो, गप मार रहे हैं फालतू में बैठे हुए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। खाना खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहे हैं तो खाना भी ना खाइए, तो ऐसा नहीं है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे ही करेंगे, चिल्लाएंगे जरूर, मुंह है तो बोलेंगे जरूर। डीसी एनालिसिस हमारी वो एनालिसिस होती है जिसमें ट्रांजिस्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती है बट अर्निंग नहीं होती है, यानी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। एसी एनालिसिस क्या चीज़ है? यही ट्रांजिस्टर हमारा कुछ काम करने लग जाए, जैसे एम्प्लीफिकेशन करने लग जाए।
एम्प्लीफिकेशन हो गया, या स्विचिंग के काम में आ जाए, डिजिटल में काम में आ जाए, या एज ए वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के तरीके से काम में आ जाए, या वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस के तरीके से काम में आ जाए, या हाई फ्रीक्वेंसी की तरह से काम में आ जाए, किसी भी तरीके से इसका काम होना शुरू हो जाए, तो ये जब ऐसी चीज़ हम लोग लगा देते हैं तो वो फिर आ जाती हैं एसी एनालिसिस में। एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस में जो रेजिस्टेंस हैं, जो इंटरनल कंपोनेंट हैं, वो सब रहते सेम ही हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जैसे अभी आप लोग हैं, अभी जब तक नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी पे नहीं गए हैं या कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपकी कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो अभी साइलेंट में हैं, वो सो रहे हैं, वो हिडन हैं, अभी आप उनको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको मौका ही नहीं मिला है, आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ पे हमें यूज़ करना है। इन द सेम वे ट्रांजिस्टर में भी वो हिडन कंपोनेंट्स हैं जिनको नहीं पता है कि हमको इनको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। जब एसी हम लोग लगाते हैं तो वो कंपोनेंट निकल के सामने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसमें एक देखा जाए तो कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। अब ये कंपोनेंट जब हम एसी लगाएंगे तभी ये हमारे निकल करके ये सामने आएंगे, अदरवाइज ये सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, डीसी में ये काम नहीं कर रहे हैं, डेड कंडीशन में पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रांजिस्टर को अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो डीसी एनालिसिस पढ़ा है। ट्रांजिस्टर हमारे डीसी एनालिसिस में है, यानी बाइसिंग की जो रेंज होती है वो डीसी एनालिसिस कहलाती है। और अब हम लोग जो आगे की तरफ देखेंगे, चाहे वो बीजेटी हो, चाहे वो ये मॉसफेट हो या एफईटी हो, इनको हम लोग एसी एनालिसिस में देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एफईटी की बाइसिंग भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि एफईटी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे हैं, तो एक इक्वेशन यहाँ पर आती है एसी एनालिसिस के लिए। तो यहाँ लिख देते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एफईटी। इसका एसी इक्विवेलेंट जो सर्किट बनता है उसको यहाँ पर लिखा जा रहा है। इसमें एक इक्वेशन जो आईडीएस फॉलो होती है, इसमें जनरली स्मॉल में कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं और इसकी इक्वेशन होती है जीएम वीजीएस प्लस वीडीएस अपॉन आरडी। ये एक इसकी इक्वेशन बनती है, आईडीएस इक्वल टू जीएम वीजीएस प्लस वीडीएस बाई आरडी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो चीज़ है ये क्या है, ये वोल्टेज है या करंट है। तो देखने से आपको साफ सिंबल से पता चल रहा है कि दिस इज द करंट, दिस इज द करंट। अगर लेफ्ट साइड में करंट है तो राइट साइड वाले जो भी कंपोनेंट हैं दिस मस्ट बी आल्सो करंट, इनको भी करंट होना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। करंट बराबर करंट ही हो सकती है, करंट बराबर वोल्टेज नहीं हो सकता है। और ये भी आपकी क्या होनी पड़ेगी, करंट, यानी ये तीनों कंपोनेंट आपके करंट ही होने पड़ेंगे। तो इससे इसका एक फिगर बनता है, इसको अगर हम सर्किट को ड्रॉ करें तो यहाँ पर इसका सर्किट हमारा इस तरीके से बनेगा। ये ड्रेन कहलाएगा, ये सोर्स कहलाएगा और ये यहाँ पर गेट कहलाता है, ये गेट कहलाता है। और ये सोर्स है, इसको आप ग्राउंड भी कर सकते हैं। ग्राउंड चलिए अभी नहीं करते हैं, ग्राउंड आगे करेंगे, कोई बाइसिंग कभी कनेक्ट ही नहीं है। तो ये तीन कंपोनेंट्स इसमें रहते हैं। इसमें जो यहाँ का वोल्टेज है ये VGS है, यानी इसको अगर हम कंपेयर करें अपने एफईटी से, एन चैनल का एफईटी हमने बना दिया, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, और ये जो गेट है, गेट और सोर्स के बीच में है, ये ऐसे कॉमन कर दिया हमने। ये इसके बीच में जो ये है, इसको ये रिप्रेजेंट किया गया है VGS, ये VGS। अब क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि कोई भी करंट इन नहीं होती है और VGS के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है, बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट डिवाइस है, यहाँ से कोई भी करंट हमारी इन नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पर आपको ओपन ही दिखाना है, यहाँ पर आपको ओपन दिखाना है, बिकॉज नो करंट।
क्यों दिखाना है? नो करंट फ्रॉम गेट, इस वजह से आपको इसको ओपन दिखाना है। ये जो चीज़ है ये सेकंड वाला हो गया, ये पहला वाला हो गया, यानी ये पहला सेक्शन हो गया। अब दूसरे सेक्शन को आपको दिखाना है करंट, तो GM VGS ये पूरा एज ए करंट सोर्स आपको दिखाना है। ये करंट सोर्स बना हुआ है, इसकी वैल्यू लिख देंगे आप GM VGS, इसकी वैल्यू आपको लिख देनी है GM VGS। और जो तीसरा वाला है यहाँ वोल्टेज आपका VDS है ड्रेन टू सोर्स के बीच में, और इस करंट को अगर आपको दिखाना है तो दिस इज बनेगा RD, ये आपका ड्रेन रेजिस्टेंस है। और यहाँ का वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस कर देंगे तो यहाँ जाने वाली ये करंट हो जाएगी। तो इसका इसी इक्विवेलेंट जो फिगर बनता है वो यही बनता है। इसको एक बार फिर से आपको फिगर नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं। ये आपका गेट हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ये RD रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट सोर्स हो गया GM VGS, और यहाँ वोल्टेज हो गया VGS। ये आपका फिगर हो गया। ये ड्रेन बनेगा, ये सोर्स बनेगा, और ये आपका गेट बनेगा। अब यहाँ पर ये जो करंट है आपके, इस करंट की अगर हम बात करें, ये जो करंट है, ये करंट कितनी है? जितनी इसमें जा रही है, तो ये करंट कहलाएगी GM VGS। अगर हम इस करंट की बात करें जो मैरो बना रहे हैं, इस करंट की अगर हम बात करें तो ये करंट हो जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज जितना है VDS, यहाँ वोल्टेज है, और ये करंट हो जाएगी VDS बाई RD। अब नेट करंट की जब हम बात करेंगे, ये वाले करंट, तो ये वाली करंट आप देखेंगे तो ये करंट आपकी, इसको अगर हम I1 मान लें और इसको I2 मान लें, तो दिस विल बी द सम ऑफ I1 प्लस I2, ID बराबर I1 प्लस I2, ये नोड आपका बनेगा। इस पे आने वाले करंट बराबर जाने वाले करंट, एक करंट ये जा रही है, करंट ये जा रही है, तो ID बराबर I1 प्लस I2, और I1 बराबर है हमारे GM VGS, और I2 बराबर है हमारे VDS बाई RD, और यही करंट आपकी कहलाती है IDS। तो यही जो इक्वेशन हमारी बनी, इसी इक्वेशन को हम लोग FET की इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ FET। ये इसका इंटरनल डायग्राम है। ये AC में भी काम करता है, ये DC में भी काम करता है, ये इसके अंदर की इक्वेशन होती है। जनरली इसको हम लोग AC में यूज करते हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी आइडियाज़ है उसको गवर्न करने के लिए, यानी उसको चेंज करने के लिए, उसको वेरी करने के लिए, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा कंपोनेंट इसमें है जो कि आपकी इस आइडियाज़ करंट को वेरी करने की कैपेसिटी रखता है, यानी चेंज करने की, आइडियाज़ को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, जो चेंज करता है। तो आइडियाज़ को चेंज करने के लिए जो हमारे पास में कंपोनेंट है, वो दो कंपोनेंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अब पहले इस कंपोनेंट, यानी इसको हम लिख देते हैं A और B के फॉर्म में लिख देते हैं। ये पहला कंपोनेंट हमने लिख दिया A और दूसरा कंपोनेंट लिख दिया B। तो अगर हम B कंपोनेंट को देखें तो B कंपोनेंट हमारा है VDS बाई RD। अब VDS तो वोल्टेज है, ये तो हमारा आउटपुट का वोल्टेज है, इसको तो आपको निकालना ही निकालना है, आउटपुट वोल्टेज है।
इसी को तो देखना ही है। आर डी को देखिए, आर डी आपकी एक फिक्स वैल्यू है। आर डी की वैल्यू लगभग ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। बिल्कुल फिक्स तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस भी रहता है, लेकिन इसको हम लोग वेरिएबल जनरली नहीं मानते हैं। क्वेश्चन करते समय इसको हम लोग फिक्स ही कंसीडर करते हैं, और वो भी लेते क्या है, आर डी ऑन वाला, जो आपके ऑन कंडीशन में जब गेट वोल्टेज 0 होता है उस समय जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, और जनरली इसको फिक्स माना जाता है। तो देयरफॉर ये जो टोटल वैल्यू है ये फिक्स है, ये वेरी नहीं करेगी, नॉट वेरिएबल। अब ए पार्ट पे आ जाएं। ए पार्ट को यहाँ से बजाय यहाँ लिख देते हैं। अब ए पार्ट पे आ जाइए। ए पार्ट में हमारे पास में है जीएम वीजीएस। अब यहाँ पर जीएम एक ट्रांस कंडक्टेंस है। ट्रांस कंडक्टेंस समझ लीजिए जस्ट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी इट विल ऑल्सो ऑलमोस्ट वर्क एज ए कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसको भी हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस जितने भी होते हैं वो सब लगभग कांस्टेंट ही रहते हैं। बचा हमारा फिगर ये वीजीएस। यही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग गेट पर वोल्टेज को वेरी करेंगे अगर, तो हमारा ए कंपोनेंट वेरी करेगा। अगर हमें आईडीएस को चेंज करना है तो आईडीएस को चेंज करने के लिए हमें ए कंपोनेंट में इस कंपोनेंट को चेंज करना पड़ेगा, वीजीएस को। अगर हम वीजीएस कंपोनेंट को चेंज करेंगे तभी हमारा आईडीएस चेंज होगा। इसीलिए एफईटी में हम लोग गेट के वोल्टेज को वेरी करके करंट को कम ज़्यादा कर पाते हैं, क्योंकि इक्वेशन भी हमें यही बता रही है और पीछे का एनालिसिस भी पूरा हमें यही बताता है कि जब हम गेट के पोटेंशियल को, यहाँ के पोटेंशियल को अगर हम वेरी करें, यहाँ के पोटेंशियल को वेरी करें, चेंज करें, तो हमारी इसमें जाने वाली जो करंट है आईडीएस, जो ड्रेन पे मिलने वाली करंट है, वो भी चेंज होगी। यहाँ के पोटेंशियल को ध्यान दीजिएगा, यहाँ की किस चीज़ को हमें चेंज करना है, पोटेंशियल को चेंज करना है, वोल्टेज को चेंज करना है। वीजीएस है, ये क्या है, दिस इज द वोल्टेज नॉट करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो वोल्टेज है ये किस चीज़ को चेंज कर रहा है। अगर हम वोल्टेज को 5 करेंगे या 6 करेंगे या 10 करेंगे तो ये किस चीज़ को चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है हमारे इस करंट को। यानी वोल्टेज के चेंज होने से अल्टीमेटली चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रही है। चेंज करंट होती है, करता कौन है, वोल्टेज। इसीलिए इसको कहा जाता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब इसका दूसरा नाम आपको दे रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। करंट विल बी चेंज बाय द चेंज इन द वोल्टेज। वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किए जाने से हमारे एफईटी के आउटपुट करंट आईडीएस विल बी चेंज। तो ये इसकी पूरी एनालिसिस है कि हमारी जो इक्वेशन बनती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस कंपोनेंट के चेंज होने से क्या होगा और कितना होगा, कितना चेंज होगा, कितने गुना चेंज होगा, इसको बताएगा जीएम। जैसा इसका नाम है जीएम, जीएम इज द ट्रांस कंडक्टेंस। जीएम को हम लोगों ने कल देखा था। जीएम जो हम लोगों का कल का था उसको अगर हम फिर से इक्वेशन को लिखें तो जीएम आपको याद होना चाहिए। जीएम बराबर था जीएमओ 1 माइनस वीजीएस बाई वीपी। ये हमारी जीएम की इक्वेशन थी। फिर जीएमओ बराबर क्या था, जीएमओ बराबर था 2IDSS अपॉन मॉड वीपी। ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस था। तो ट्रांस कंडक्टेंस अगर हमारा चेंज होता है तो ट्रांस कंडक्टेंस ये लगभग फिक्स वैल्यू रहती है, ये बार बार चेंज नहीं होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है वीजीएस पे।
ये भी कुछ अपनी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा कांस्टेंट मान लेते हैं। सोल्ली जो इसमें पूरी तरीके से डिपेंड करता है मटेरियल, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करता है हमारा VGS पे। अब जब डीप एनालिसिस इसमें की जाती है तब आपको GM भी चेंज करना होता है, तब आपको GMO भी चेंज होता है उसमें, क्योंकि IDSS में भी थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, VP में भी वेरिएशन आता है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन इन जनरल आपको ये देखना है कि IDS will be depend on VGS। IDS will be depend on VGS। VGS अगर वेरी करेगा तो आपकी IDS करंट भी वेरी करेगी। ये कहानी इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि अंदर की हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे इसको लिखते हैं। अब इसमें 2 नोट आपको लिखना है। पहला नोट तो ये लिखना है जो बहुत ही खास चीज है, एक वर्ड होता है थर्मल रनअवे। ये इसकी एक विशेष बात है। थर्मल रनअवे फिनोमेना डज नॉट अकर इन FET। अब थर्मल रनअवे इसमें क्या चीज होती है उसको देखते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट का बढ़ जाना, ट्रांजिस्टर के केस में होता था। टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी IC करंट बढ़ जाती थी और इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी, काफ़ी दिनों तक इस पर हम लोगों ने बायसिंग, स्टेबलाइजेशन वो सब देखा था। यहाँ पर ये नहीं होता है, यहाँ पर ये फिनोमेना आपका नहीं होता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से थर्मल रनअवे का फिनोमेना यहाँ पर नहीं होता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा। क्यों नहीं होता है वो आगे की बात है। दूसरा एक नोट है, FET has zero offset voltage। ये आप JFET को मान सकते हैं, ये JFET की बात हो रही है। और तीसरा फिनोमेना है कि FET यूज एज ए वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। इसको हम लोग VDR की तरह से यूज़ करते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस की तरीके से ये यूज़ किया जाता है। ये आपके FET के नोट्स हो गए जो FET के बीच में आएंगे। FET की जहाँ तक इंटरनल जो चीज़ें हैं वो लगभग ख़त्म हो गई हैं यहाँ पे। बाकी चीज़ों में हम लोग इसके बायसिंग और उसकी डिटेल पे जाएंगे, उन डिटेल्स को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अगले क्लास में वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बायसिंग वगैरह हम लोग शुरू करेंगे। इस VDR को हम लोग VVR भी बोलते हैं। ये जो VDR लिखा हुआ है इसको वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और VVR कहीं ये भी लिखा मिल जाए तो आप ध्यान रखिएगा, वोल्टेज वेरिएबल
रेजिस्टेंस, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत हो रही है। वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो एफईटी के बारे में आज पूरी डिटेल में आपने इसके सिंबल्स के बारे में देख लिया। ये इसके सिंबल्स थे अलग अलग, इसके बारे में आपने इसको पढ़ लिया। इसके बाद इसके इंटरनल सर्किट डायग्राम को पढ़ लिया। इसमें आईडीएस इक्वेशन हमारी कैसे कैसे वेरी कर रही है इसके बारे में पूरी एनालिसिस पढ़ लिया। इसके डायग्राम को देख लिया और इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं और आईडीएस किसके द्वारा मैक्सिमम कंट्रोल की जा रही है उसको हम लोगों ने पढ़ा। इसमें इसको किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। थर्मल रनअवे फिनोमेना डज नॉट अकर इन द एफईटी। तो इसकी इस खास प्रॉपर्टी की वजह से ही जहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिविटी वाले मटेरियल्स जहाँ पे जगह होती हैं जहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा है, वहाँ हम लोग प्रेफर करते हैं एफईटी को यूज़ करना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इन कॉन्सेप्ट एजुकेशन। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इसके आगे यानी बायसिंग की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें फिक्स बायस है, सेल्फ बायस है और काफ़ी चीज़ें हैं जो सर पोटेंशियल डिवाइडर वगैरह है, और फिर बीजेटी से इसकी कंपैरिजन भी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।